हेलो, आज से हम लोग CHSL सेट 1 का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब हम लोग पेपर देने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग CHSL सॉल्व करने वाला है तो CHSL की बात करते हैं। 1 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। हमको सबको टाइम देना होता है, तो जो पोर्शन ईजी होता है जल्दी हो जाता है, जैसे GS और इंग्लिश। मेनली अगर इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 5 मिनट देने चाहिए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता है ना। वो कैब अगर आपको समझ में आ गई तो आप कर लोगे, नहीं आए तो नहीं कर पाओगे। इससे क्या होगा, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट मैथ और जो आगे रीजनिंग है उसको टाइम दे पाओगे, ठीक है। और अगर पूरा पेपर अगर आप 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हो तो आपको वापस आने का टाइम मिलेगा, और जब वापस आप रिपीट करके आओगे तो हो सकता है आपको 2-4 क्वेश्चन और आ जाए, जिससे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे, ठीक। फिलहाल हम लोग CHSL सेट 1 करने जा रहे हैं। चल, पहले क्वेश्चन में सिनोनिम बताना है। ट्रस्ट मतलब क्या होता है, भरोसा, ठीक। तो एबिलिटी मतलब पता है, दक्षता। वेलफेयर मतलब किसी का कल्याण करना, वेलफेयर करना। सेफ्टी क्या होता है, सुरक्षा। बिलीफ हो जाएगा विश्वास, सिनोनिम पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम पूछा है। एक्सटेंसिव मीनिंग पता है, बताओ। बहुत ही विस्तृत से संबंधित होता है ना, मतलब समय सीमा से बाहर, ठीक। देखो, इलाबोरेट मतलब होता है बहुत बड़ा, बढ़ा चढ़ा कर बताना। इंट्रिकेट छोड़ देते हैं। लेंदी कब बोलते हैं कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, मतलब बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। और हमसे एंटोनिम पूछा है तो इलेबोरेट और लेंदी तो नहीं होगा, सिनोनिम है ये। इंटेंसिव और इंट्रिकेट क्या होता है, इंट्रिकेट मतलब जटिल से संबंधित है। और इंटेंसिव क्या होता है, बोलते ना ये बहुत ही इंटेंस है, मतलब सीमाओं में बंधा हुआ, ठीक। सीमित समय में काफ़ी कुछ काम करने के लिए जब कोई सावधानी बरती जाती है तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव, ठीक। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, देखो स्पेलिंग भी एक्सटेंसिव इंटेंसिव दिख रहा है, ऐसे भी देखने में पता चल रहा है कि ये एंटोनिम है, ठीक। आगे देखते हैं, इनकरेक्ट बताना है। क्वांटिटी, आर्ग्यूमेंट, क्वेरल गलत है ना, क्या होती है सही स्पेलिंग, QUARREL। यहाँ पे सिंगल एल होना चाहिए, यहाँ पे केवल सिंगल एल होगा, एक एल हटा देंगे, ठीक। और एसाइल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गलियारा, गली, जैसे स्ट्रीट कह सकते हैं, ठीक, गलियारा। कोई भी जैसे आप पेपर करो कभी तो उसकी चारों मीनिंग आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट पेपर में जाओगे हो सकता है वो रिपीट हो जाए, है ना, वही उसी का मीनिंग पूछ लिया जाए, तो आपको सब आना चाहिए। आगे देखते हैं, इसके बाद बताना है, इसके बाद आपको फिलर बताना है, 4th नंबर। फिलर बताना है आपको, देखिए, सेवरल एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम द सिटी कंडक्टेड अ मीट टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू डैश पोल्यूशन लेवल क्रिएटेड बाय ग्रोइंग नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। देखो, बहुत सारे जो पर्यावरणविद हैं, जो मतलब जो पर्यावरण के लिए स्टडी करते हैं, उन्होंने मीटिंग कंडक्ट की डिस्कस करने के लिए रिलेटेड टू डैश पॉल्यूशन लेवल। क्या पॉल्यूशन लेवल, बढ़ते हुए पॉल्यूशन लेवल के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। अच्छा बताइए, पॉल्यूशन आप तो मतलब खुद बढ़ रहा है ना, लेवल खुद बढ़ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, राइज। इसका मतलब क्या होगा, एक सेकेंड इसका, हाँ चलिए, अब इस यहाँ पे रेज 2 तरीके के होते हैं, RAISE रेज और राइज। इस राइज मतलब क्या होता है, जब अपने आप बढ़ती है कोई चीज तो राइज आता है, और जब आप बढ़ाते हो, मतलब जैसे रेज योर हैंड, तो अपने आप से अपना हाथ उठाओगे ना, रेज योर हैंड, तो उसके लिए ये आता है। जब आप बढ़ाओ तो रेज आता है, जब अपने आप उठता है तो राइज आता है।
तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, मीट टू डिस्कस इशू रिलेटेड टू डैश इन पोल्यूशन लेवल क्रिएटेड बाय ग्रोइंग नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। इसका मतलब पोल्यूशन बढ़ तो रहा है, लेकिन कौन बढ़ा रहा है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बढ़ा रही हैं। इसका मतलब अपने आप नहीं बढ़ रहा है, कंपनीज बढ़ा रही हैं, और कंपनीज बढ़ा रही हैं तो RAISE रेज आना चाहिए। ठीक, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक, अब इसका आंसर क्या होगा, रेज इन पोल्यूशन लेवल, जो पोल्यूशन लेवल में बढ़ोतरी हो रही है, रेज इन आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, आगे देखो, इसके बाद ये देखिए पैराजंबल है। सबसे पहले पैराजंबल करने के लिए क्या होता है कि हम लोग ABCD सारे पढ़ लेंगे। ठीक, जैसे आपने इसको पढ़ा होगा तो पहले आपने देखा होगा, देखिए सी ऑप्शन, जब कोई स्टोरी शुरू करते तो क्या कहते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ऐसे बोलते। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम टू कैट्स वर पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। एक बार की बात है, दो कैट जो है स्ट्रीट से पास हो रही थी। अब देखो, बोथ पाउंस अपॉन तो हो नहीं जाएगा, तुरंत तो कूद नहीं जाएंगी, पहले उन्होंने कुछ देखा होगा। सडनली दे स्पॉटेड अ लूफ ऑफ ब्रेड, उन्होंने एक ब्रेड का टुकड़ा देखा, ये लूफ ऑफ ब्रेड देखा, लाइंग इन द बेनेथ ऑफ ट्री। ठीक, फिर जब उन्होंने देखा फिर उसके बाद वो कूदी होंगी, इसका मतलब C B, फिर पाउंस, पाउंस मतलब उसके ऊपर झपटी, D हो जाएगा, और फिर बचा हुआ A हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक, अब देखिए पूरे नहीं ढूंढने होते, मान लीजिए आपने सी ढूंढा कि सी स्टार्टिंग में होना चाहिए, फिर आपको ऑप्शन में देखना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये सी है, स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक, CBDA, अब CBDA मिला के पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है सही है तो टिक करिए और आगे बढ़िए। अगर आप पूरा मिलाने में चल गए तो आप कभी 5 मिनट में कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर हो गया, आप 6 नंबर में आइए। 6 नंबर में क्या है, अब इसमें आपको ईडियम बताना है। ईडियम देखिए, इसमें अंडरलाइन नहीं है, बिहाइंड द सीन, ये है ईडियम। अ लॉट ऑफ वर्क हैज गॉन ऑन बिहाइंड द सीन फॉर द स्पेशल इवेंट विच इज बीइंग प्लान्ड नेक्स्ट वीक। तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, सीन के पीछे मतलब सीन के अगर पीछे अगर कुछ छुप के काम होगा तो क्या वो सबको पता होगा, नहीं पता होगा। अननोन टू एवरीवन, बिहाइंड द सीन मतलब अननोन टू एवरीवन। ठीक, आगे देखिए, ग्रामेटिकल एरर देखनी है। डिड यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डजेंट लाइक इट। बताओ, ये वाला कोई बताएगा। देखो यहां पे लगा है डिड, ठीक, यहां पे लगा है डज। प्रेजेंट, ये जब प्रेजेंट में बन रहा है तो ये पास्ट में बन रहा है, तो गड़बड़ हो गई ना। अब अच्छा एक और बात सोचो, वो कह रहा है क्या तुम्हें पता है कि अगर मेरी बहन को ड्रेस नहीं पसंद आई तो मैं कहाँ एक्सचेंज करूंगा। क्या वो पास्ट में पूछोगे, पास्ट में नहीं पूछोगे ना। जब आप जाते हो ड्रेस खरीदने तभी तो पूछते हो ना कि अगर मुझे पसंद नहीं आई तो मैं ये ड्रेस कहाँ चेंज करूंगा। तो पास्ट में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए डू यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस। समझ में आया, डिड नहीं होना चाहिए, डू होना चाहिए था यहाँ पे। आगे देखो, इसके बाद इंप्रूवमेंट 8 नंबर। हैरी एंड मेगन हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब चेक करना है कि इसमें गलती है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट लगाइए, अगर है तो वो वाला पार्ट ढूंढिए, बताइए। अब हैरी एंड मेगन लिखा है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है, प्लूरल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे हैव आएगा, तो ये हैज वाला गलत हो गया। अब देखो यहाँ हैव आएगा, यहाँ पे भी हैव दिया है, यहाँ पे भी हैव दिया, और नो इम्प्रूवमेंट भी अभी हो सकता है। हमें पता है हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इंग्लिश करते समय कौन सा आंसर सही है, नहीं कौन सा आंसर गलत है पे जाना है, एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाना है। ऑप्शन को एलिमिनेट करिए तो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन बता पाएंगे। हटा दिया। अब देखिए, अब हमारे पास 2 बचे, एक ये और एक ये। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक। फिर टू वर्क यहाँ पे भी लिखा है, टू वर्क यहाँ पे भी लिखा है, एंड बिकम लिखा है यहाँ पे, एंड बिकेम लिखा है।
अब सब्जेक्ट तो हैव ही था ना, अगर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो एंड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगने चाहिए। तो अच्छा देखते हैं फिर, बिकम, बिकेम, बिकम, यही तो होती है V1, V2 और V3, बिकम, बिकेम, बिकम, यही तो होता है। और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो बिकम होना चाहिए। इसमें है कि इसमें है? इसमें है ना, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट इज राइट आंसर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो इसको देखिए, इसमें आपको सिनोनिम बताना है। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग क्या होता है? एल्यूरिंग मतलब होता है किसी को मिस्टीरियस तरीके से अट्रैक्ट करना, लुभाना। तो इसका सिनोनिम पूछा है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। डिस्ट्रैक्टिंग पता है, डिस्ट्रैक्ट करना, भटकाना। चीटिंग पता है, डिसाइडफुल पता है, धोखा देना। आगे देखो, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, ये पूरा इडियम ही है, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन नहीं हो पाया। हैट्स ऑफ टू समवन, हैट्स ऑफ कब करते हैं? डी नंबर, कांग्रेचुलेट करते हैं जब किसी को, जब कोई बहुत अच्छा काम करता है और उसे कांग्रेचुलेट करना होता है तो हैट्स ऑफ करते हैं कि हैट्स ऑफ टू यू, है ना, कांग्रेचुलेट। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें क्या बताना है? विच मीन द सेम ग्रुप, वन वर्ड है। अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ऐसी लेक जो वाटर सप्लाई के रूप में भी यूज की जाती है। पूल नहीं, रिजर्वायर छोड़ो, अच्छा रिजर्वायर नहीं पता, क्रीक पता है? क्रीक क्या होता है? निवेशिका बोलते हैं हिंदी में, याद आया? क्रीक, निवेशिका नहीं याद है? जो पहाड़ को काटते हुए पानी इस तरह से बन जाता है, दो पहाड़ ऐसे बनते हैं, फिर यहां से पानी बहता है, उसको बोलते हैं निवेशिका। ठीक, क्रीक। पॉन्ड पता है? तालाब, लेकिन तालाब से पानी नहीं दिया जाता है ना। रिजर्वायर, बांध बनाकर वहां से पानी की सप्लाई पूरी की जाती है, है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 12 देखो, इसमें दिया है एंटोनिम बताना है। एब्रिविएशन क्या होता है? संक्षिप्त रूप। जैसे अगर लिखना है राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा को लिख देंगे आर के वर्मा, तो ये जो आर के है ये इसका एब्रिविएशन, राम कुमार का एब्रिविएशन है, छोटा रूप है। ठीक, एब्रिविएशन होता है संक्षिप्त रूप। तो अब इसका एंटोनिम पूछा है, कौन सा हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। चैलेंज पता है क्या होता है? अपोज पता है, डिस्प्यूट विवाद। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसमें कह रहा है कि ये क्वेश्चन है इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट फॉर्म चेक करना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, देखना है क्या होगा। ठीक, चलो, हमने कहा था जो इंग्लिश में हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एडवाइज्ड। सोचो, अगर हम इस वाले शुरू करते बी वाले से, यहाँ पे लिखा है एडवाइज जया। ठीक, अगर कभी लिखा जाता था, अगर आपको याद हो, राम टेल्स मोहन और डैड डैड आगे कुछ सेंटेंस लिखा हो, अगर हम इसका, अभी ये डायरेक्ट फॉर्म है मान लीजिए, ठीक, अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाते थे तो टेल्स ही रहता था, इसको पास्ट में नहीं चेंज करते थे, याद है आपको? है? तो अब देखो यहाँ पे लिखा है एडवाइस क्वेश्चन में, और यहाँ पे लिखा है एडवाइस, यहाँ पे लिखा है एडवाइज्ड। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अगर ये होता तो यहाँ पे भी एडवाइज होता, ये गलत हो गया। अब आगे चेक करते हैं जरा, आगे देखो, ये वाला बी वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया, कैंसिल। अब देखो, द डॉक्टर एडवाइज्ड, पूरी लाइन से तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन चेक करने होंगे। द डॉक्टर, अब यहाँ पे हैड एडवाइज्ड आ गया, हैड तो नहीं होगा ना, गलत है ना, ये ऊपर तो है नहीं क्वेश्चन में, यहाँ कैसे आ गया? डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, केवल ए और सी। राम एडवाइज जया फ्रॉम टुमारो पुट द सेम। अब आगे देखो, आई ड्रॉप इनटू, आई ड्रॉप इनटू, यहाँ पे हर दिया है, यहाँ पे योर्स दिया है। ठीक, अब ये डायरेक्ट फॉर्म है और ये जो क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में है। अगर देखिए, अगर यहाँ पे योर होता
तो सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग जया के अनुसार चेंज होता है। अगर हम इसको चेंज करते तो जया के अनुसार यहाँ हर हो जाता, ठीक, यहाँ पे हर है क्योंकि यहाँ पे हर है, और जो क्वेश्चन ये वाला बचा यहाँ पे भी हर है, ये तो गलत हो गया ना, चेंज होता है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए 14 देखिए, सेलेक्ट द पैसिव वॉइस देखना। अभी हम लोग ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा, अब हम लोग ने पैसिव वॉइस देखना है। देखें, पैसिव वॉइस में भी देखिए, चेक करिए एलिमिनेशन प्रोसेस, इस प्लस आईएनजी जब पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है, आईएनजी वाला बीइंग में चेंज हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन में बीइंग जरूर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पहले तो हैज बीन प्रेजेंटेड, बीइंग नहीं है, कट गया। इज का हैज बीन नहीं होगा सबसे पहले, तो ये भी कट गया। यहाँ पे इज बीइंग है, इसको रोक लेते हैं। यहाँ पे हैड बीन प्रेजेंटेड, कहीं भी बीइंग नहीं दिया है, काट देते हैं। यहाँ पे तो ऐसे ही लिख दिया, इसको भी काट देते हैं। इसका मतलब एक ही बचा, खुद देखने की जरूरत ही नहीं है, बी। ठीक, हटाते, आगे देखते हैं 15 नंबर। देखिए ये 15 क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन है। ठीक, ए बी सी यहाँ पे है। देखो ये दिया है कि पैरा जंबल है, इसमें भी देखना। पहले तो फिर से वही करेंगे, पहले तो पूरे चारों ऑप्शंस पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। The ancient period, the development of physics books takes place simultaneously with the development astronomy। ठीक, अब इसके बाद सोचिए, इसके बाद क्या आएगा, however during the medieval period the notable book of Arab writers and scientists Ibn Hatim revolutionized the concept of physics। देखिए हातिम की यहाँ पे यूज किया गया है। इसके बाद ये देखिए, फिर उसके बाद ये जो राइटर है इन्होंने फिर से बुक लिखी, किताब का नाम क्या था, किताब-ए-मंजीर। फिर उसके बाद डी ऑप्शन। आपको मतलब एक से एक जो भी वर्ड्स होंगे आपको जोड़ना होगा। पहले सेंटेंस का रिलेशन दूसरे सेंटेंस से होगा, कुछ ना कुछ ऐसी बात बताई गई होगी और दूसरे सेंटेंस में भी वो चीज़ रिपीट की गई होगी। ऐसा 80% होता है, तो इससे आप पकड़ सकते हैं सेंटेंस में। ठीक, तो इसका आंसर क्या लगाया होगा बताइए, 15 का आंसर क्या लगाया है, ए लगाया है। यही बताया ना हमने सी से कि मतलब सबसे पहले एंशिएंट टाइम पे क्या होता था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जो राइटर आए उन्होंने कौन सी बुक लिखी, फिर हातिम ने डिसअप्रूव द एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ विजन, जो उन्होंने थ्योरी दी, उसके बाद बुक लिखी, उसके बारे में बताया गया कि बुक में ये लिखा था। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 16, देखो एस्ट्रोनॉमी, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। एस्ट्रोनॉमी एंथुसाइज्ड and sky gazers will be able to watch 6 eclipses in 2020, but only 3 of them are expected to be dash in India। आपको सबसे पहले चारों की मीनिंग पता होंगी तो आप कर लोगे। रिवील्ड क्या होता है, उजागर होना, रिवील है ना, ट्रुथ को रिवील करते हैं ना। एक्सपोज कर देते, जो गलत काम करते हैं उनको एक्सपोज कर दिया जाता है, सबके सामने उजागर कर दिया जाता है। एविडेंट पता है। अब देखो विजिबल आ रहा है, देखो एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्ट एंड स्काई गेजर विल बी एबल टू वॉच 6 इक्लिप्स इन 2020। 6 देखे थे, बट ओनली 3 ऑफ देम, उन 6 में से केवल 3 आर एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था टू बी विजिबल इंडिया, कि वो इंडिया में दिखेंगे। टोटल 6 थे, उनमें से 3 इंडिया में दिखेंगे मतलब विजिबल इन इंडिया। ठीक, आगे देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड सेम एज द ग्रुप, फिर 1 वर्ड आ गया, क्लोज फिटिंग कोवर फॉर अ शॉर्ट और नाइफ।
तलवार या फिर नाइफ को रखने के लिए जो उसका कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वॉर्ड मतलब तलवार होती, बताइए। शील्ड, बी ऑप्शन। शील्ड मतलब क्या होता है? कवच। शील्ड मतलब होता है कवच, ठीक। गार्ड मतलब पता है, स्क्रीन मतलब पता है। आगे देखो, इसके बाद इंप्रूवमेंट देखेंगे। 18 नंबर, चलो बताओ। देखो लिखा, आई हैड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक स्ट्राइक सो आई वेंट देयर यस्टरडे। बहुत इजी एरर है, बताइए। इंफॉर्मेशन, एस लगा हुआ है। हमने बताया था इंफॉर्मेशन नाउन है और इसमें एस नहीं लगाते, जैसे फर्नीचर्स नहीं लिखते, फर्नीचर लिखते हैं, है ना, और सीनरीज नहीं लिखते, पोएट्रीज नहीं लिखते हैं, वैसे इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो अब इसमें या तो सही बताओ या तो नो इम्प्रूवमेंट बताओ। इसमें भी एस लगा हुआ है, ये भी काट दो, इसमें भी एस लगा है, इसको भी काट दो। ये देखो नो इन्फॉर्मेशन, डी ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़े, रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। एक्सटिंक्ट, एक्सपेरिमेंट, एक्सटेम्पोर, एक्सपीडिशन, बताइए। एक्सटिंक्ट सही है, एक्सपेरिमेंट सही है स्पेलिंग, एक्सटेम्पोर सही है बिना तैयारी के, एक्सटेम्पोर क्या होता है? बिना तैयारी के। एक्सपीडिशन सही है, क्या होती है स्पेलिंग? EXPEDITION, एक्सपीडिशन होता है अभियान, ठीक। आगे बढ़े, आगे देखिए। इसके बाद फिर से एरर बतानी है। देखिए, दे हैड टू वेट फॉर लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्फ गॉट इनटू इट। क्या हो जाएगा? लगेजेस लिखा है, लगेजेस होता है क्या? लगेज होता है, तो किस में एरर हो जाएगी? सी में एरर, ठीक। आगे बढ़े, अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन आ गया, कॉम्प्रिहेंशन आ गया। चलिए देखते हैं, यहां से स्टार्ट है। The most fascinating archaeological site in Maharashtra, the Ellora Caves, date back dash about 15 years ago, ठीक। ये वाला ऑप्शन देखो, अब यहाँ पे आ सकता है, टू आ सकता है, एट आ सकता है, फॉर आ सकता है, इन आ सकता है। क्या लगाएं? टू, बिल्कुल सही। डेट बैक टू, इसका मतलब होता है एट अ सर्टेन टाइम या इन अ सर्टेन टाइम, इन अ सर्टेन टाइम या सर्टेन टाइम इन सर्टेन टाइम इन पास्ट, पास्ट का कोई निश्चित समय। देखिए, डेट बैक टू अबाउट 15 ईयर एगो, मतलब 1500 साल पहले, ठीक। सर्टेन टाइम इन पास्ट। आगे बढ़े, एंड डैश इपिटोम ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। अब देखो बी मतलब 22 में देखो, आर आएगा, वर आएगा, बी आएगा, इज आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। सबसे पहले यहां देखना होगा सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। देखो, एलोरा केव्स लिखा है प्लूरल, इसका मतलब यहाँ पे भी वर्ब प्लूरल आए, क्योंकि सेंटेंस तो खत्म नहीं हुआ ना, एंड से जुड़ा हुआ है। अब देखो, हाँ, अब देखो इसका मतलब इज और बी खत्म हो गया, ठीक। अब आर आएगा या वर आएगा। अब देखो यहाँ पे डेट लिखा था, प्लूरल के साथ लिखा है और V1 लिखा है। अगर पास्ट होता तो डेटेड नहीं लिखा होता, V2 नहीं लिखा होता, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आर आएगा, ना कि वर। समझ में आया? आगे देखते हैं, फुल स्टॉप। डैश 34 caves are actually Buddhist, Hindu, Jain and religious movement। देखते हैं जरा, इसके ऑप्शंस ऊपर दिए हैं। आ मैनी फ्यू दा, नीचे ही लिख लेंगे हम लोग, हैं यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ऑप्शन है इसके आ, मैनी, फ्यू या फिर द। अब आपको पढ़ना है। 34 caves are actually Buddhist। अब बताइए इसमें आ 34 भरेंगे, मैनी भरेंगे, फ्यू भरेंगे या दा भरेंगे? कहाँ पे? एन है,
एन भर लो, चलो जो भी मानो, बताइए क्या भरेंगे, द भरेंगे ना। अब देखिए मैनी भर नहीं सकते है ना, फ्यू भरेंगे नहीं, इसमें दा भरेंगे। दा क्यों? क्यों? डेफिनेट चीजों के लिए बताया जाता है, और जब उसने बता ही दिया है नंबर, अगर 34 ना होता तो फ्यू भर देते भाई, है ना, लेकिन 34 नंबर दे रखा है इसलिए यहाँ पे भरेंगे द। द 34 केव्स आर एक्चुअली बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन रिलीजियस मूवमेंट। अब जरा हमें 24 के ऑप्शन बता दो क्या है। ठीक है, देख लो, कार्व्ड, क्रिएटेड, इरेक्टेड और कंस्ट्रक्टेड, ये ऑप्शन है 24 के। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या भरना है। मूवमेंट्स, मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स मतलब होता है स्मारक, हिंदू, जैन रिलीजियस मोनूमेंट्स डैश इन द रॉक। जब रॉक में कोई चीज बनाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिएटेड, इरेक्टेड, कर्व्ड, क्या बोला जाता है? इरेक्टेड मतलब खड़ा होना, इरेक्ट मतलब होता है खड़ा। जब गुफाओं में कोई चीज यूज की जाती, गुफाओं में कोई चीज बनाई जाती है, तो ऑप्शन कर्व्ड, ए ऑप्शन का यूज करते हैं। गुफाओं में कुछ चीज कलाकारी की जाती, पेंटिंग की जाती, तो उसको कर्व्ड का यूज करते हैं। ठीक, इरेक्ट मतलब होता है खड़ा, क्रिएट मतलब बनाना, कंस्ट्रक्टेड मतलब भी बनाना, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 25 देखिए, दे वर गिवन द डैश ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। अब क्या भरे? ऑप्शंस हैं सिंबल, रोल, स्टेटस, फंक्शन। फंक्शन तो होगा नहीं क्योंकि फंक्शन तो किसी काम के लिए होता है, रोल भी नहीं होगा, या तो सिंबल होगा या तो स्टेटस होगा, है। ये बोलते हैं ना कि जैसे कि they were given the dash of world heritage site in 1983। यहाँ पे क्या भरना चाहिए बताइए, सिंबल या स्टेटस? सिंबल होता है प्रतीक, स्टेटस मतलब आपने सुना होगा ना, ये मेरा स्टेटस साइन है ना, स्टेटस होगा यहाँ पे स्टेटस। दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग दूसरा कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। खत्म। मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत